बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम मैकेनिक्स के 11वें लेक्चर का आगाज करते हैं और 11वां लेक्चर हमारा है इनफिनिट फाइनाइट पोटेंशियल वेल पे। इससे पिछला जो लेक्चर था वो इनफिनिट पोटेंशियल वेल पे था और उसके बाद अगला लेक्चर काफ़ी अरसे बाद रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आइए आगाज करते हैं फाइनाइट पोटेंशियल वेल का। सबसे पहले मैं इस लेक्चर की आउटलाइंस बताता हूँ कि इस लेक्चर में हम क्या कुछ कवर करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि फाइनाइट पोटेंशियल वेल होता क्या है और फिर इसके लिए हैमिल्टोनियन डेवलप करेंगे और हैमिल्टोनियन फिर पुट करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। उसको सॉल्व करके फाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए वेव फंक्शन फाइंड किया जाएगा। वेव फंक्शन जब फाइंड कर लेंगे, वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करेंगे और उसमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करेंगे ताकि वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज किया जा सके। और नॉर्मलाइजेशन के बाद फिर कुछ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फाइंड करेंगे वेव फंक्शन से रिलेटेड। वेव फंक्शन पे डिफरेंट ऑपरेटर्स अप्लाई करके एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फाइंड करेंगे और आखिर पे हम देखेंगे कि इस वेव फंक्शन की अनसर्टेनिटी कितनी बनती है। तो ये सारा कुछ हमने इस लेक्चर में कवर करना है। जी, तो फाइनाइट पोटेंशियल वेल का आगाज करते हैं। इसको सबसे पहले डायग्राम में समझते हैं। डायग्राम पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे दो बाउंड्रीज शो की हुई हैं। एक बाउंड्री 0 पे बनी हुई है और एक बाउंड्री ए पॉइंट पे बनी हुई है। 0 से ए के दरमियान येलो कलर से रीजन शो किया हुआ है। इस रीजन के अंदर एक पार्टिकल ब्लू कलर से दिखाया गया है। पार्टिकल यहाँ पे इस रीजन के अंदर ट्रैप हुआ है, फंसा हुआ है। और फिर एक रीजन 1 और एक रीजन 3 ये पिंक कलर से शो किए हुए हैं। अब इनके मतलब क्या बनते हैं, मतलब देखने के लिए हम इसकी इक्वेशन की तरफ भी चलते हैं। तो उससे पहले इसको डिफाइन कर लें कि ये पोटेंशियल वेल होता क्या है। Two boundaries where a finite force prevents a particle moving freely from escaping is called finite square well. अगर आपको याद हो, इससे पहले फ्री पार्टिकल के बारे में बताया गया था। फ्री पार्टिकल वो होता है जिसपे कोई ऐसे बाउंड्री नहीं होती, कोई फोर्स नहीं होती बेसिकली। तो वो फ्रीली पूरी बाउंड्री के अंदर, पूरे रीजन, पूरे एरिया के अंदर किसी भी तरह से मूव कर सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी होती। और उसके बाद हमने देखा इन्फिनिट पोटेंशियल वेल। इन्फिनिट पोटेंशियल वेल में ये था कि जो येलो रीजन था, येलो रीजन के अंदर तो पार्टिकल इजीली फ्रीली मूव कर सकता था, लेकिन जो पिंक रीजन है उसमें जाने के लिए उसका इन्फिनिट एनर्जी या इन्फिनिट पोटेंशियल रिक्वायर था। इन कंपैरिजन दैट, यहाँ पर अगर देखा जाए फाइनाइट पोटेंशियल, तो ये येलो रीजन से पिंक रीजन में जा सकता है अगर इसको फाइनाइट फोर्स प्रोवाइड कर दी जाए। अब फाइनाइट फोर्स प्रोवाइड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। फाइनाइट फोर्स के रिस्पेक्ट से अगर पोटेंशियल की बात की जाए, पोटेंशियल यहाँ पर बताया गया है वी नॉट। वी नॉट पोटेंशियल अगर इस पार्टिकल को प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये रीजन 2 से रीजन 1 में या रीजन 3 में जा सकता है। तो अगर इसके पार्टिकल के हैमिल्टोनियन की बात की जाए, हैमिल्टोनियन का जनरल फार्मूला होता है H इज इक्वल टू टी प्लस वी। टी इसमें है काइनेटिक एनर्जी और वी है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जैसा कि आप जानते हैं पी स्क्वेयर ओवर 2m होता है अगर मोमेंटम की फॉर्म में देखा जाए, या हाफ एम वी स्क्वेयर जर्नल फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। और वी पोटेंशियल है। पोटेंशियल बेसिकली चेंज होता है डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर, डिफरेंट वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स के अंदर। जैसे फ्री पार्टिकल की बात करें तो फ्री पार्टिकल के अंदर v की पोटेंशियल की वैल्यू 0 बनती है और इन्फिनिट पोटेंशियल वेल में इसकी वैल्यू डिफरेंट बनती है। और फाइनाइट पोटेंशियल वेल जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू v नॉट होगी। v नॉट की कोई भी किसी भी किस्म की वैल्यू हो सकती है। तो अगर हम इसके पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल की मैथमेटिकल फॉर्म कुछ ये बनेगी v ऑफ x इज इक्वल टू 0 वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू a। यानी कि अगर ये रीजन देख लिया जाए, इस पार्टिकल को लेस देन 0 रीजन में ले जाएं, ठीक है, तो उस सूरत में सॉरी, अगर इस रीजन को यहाँ पे बाउंड्रीज जो है डिफरेंट लिख दी गई हैं। बेसिकली ये बाउंड्रीज आनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू ए। ये मैं करेक्शन कर दूंगा।
तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू a, यानी कि 0 से लेके a तक जो येलो कलर से रीजन शो किए हुए, इस बाउंड्री के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। और देन अगर इससे बाहर चले जाएं, यानी कि x ग्रेटर देन a में चले जाएं, यानी कि रीजन 3 में चले जाएं, या x लेस देन माइनस a में आ जाएं, रीजन 1 में आ जाएं, तो दोनों सूरतों में पोटेंशियल की कोई पर्टिकुलर वैल्यू बनेगी v नॉट। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे मिस्टेकनली ये लिखा गया, लेकिन एक बात आपको यहाँ पे बता दूं कि ये बाउंड्रीज बाय चॉइस होती हैं, ये नेसेसरी नहीं होता कि यही बाउंड्रीज ली जाएं 0 से a। बाउंड्रीज पॉसिबल है कि माइनस ए से ए हो, सम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी होंगे जिनके अंदर बाउंड्री माइनस ए बाई टू टू ए बाई टू होगी, तो ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये कोई नेसेसरी नहीं होता यही बाउंड्रीज रखी जाए। दैट्स वाई यहाँ पे जो डायग्राम में शो किया गया, डायग्राम के अकॉर्डिंगली इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी v of x is equal to 0 where x is greater than equal to 0 and less than equal to a। और अगर दूसरे स्टेट की बात की जाए, दूसरे पोटेंशियल की बात की जाए, सॉरी, v नॉट पोटेंशियल होगा और उसके लिए बाउंड्री कंडीशन होगी x ग्रेटर देन एंड x लेस देन माइनस a, जो कि बेसिकली रीजन 1 एंड रीजन 3 बनता है। जी, तो हम हैमिल्टोनियन तो डिफाइन कर चुके हैं और हैमिल्टोनियन में जो पोटेंशियल पुट होना है उसकी वैल्यू भी बता चुके हैं। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर हैमिल्टोनियन की, या यूं कह लें कि पोटेंशियल की वैल्यू पुट करके उसके जरिए वेव फंक्शन बनाते हैं। तो इसको दो हिस्सों में सॉल्व किया गया है। पहले वो रीजन लिया गया है जहाँ पे पोटेंशियल वेल की वैल्यू वी नॉट है, और फिर वो रीजन लिया जाएगा जहाँ पे पोटेंशियल वेल की वैल्यू 0 होगी। तो पहले रीजन 1 एंड 3 की अगर बात करें, उनमें पोटेंशियल की वैल्यू वी नॉट है। तो रीजन 1 की बाउंड्री है x लेस देन माइनस है और रीजन 3 की बाउंड्री है x ग्रेटर देन a। एक मैं यहाँ पे करेक्शन कर दूं कि पिछली जो स्लाइड थी उसमें एक मिस्टेक थी। वो ये थी कि जो डायग्राम है, डायग्राम के अंदर बाउंड्रीज शो की गई हैं माइनस ए से ए, और इक्वेशन के अंदर भी मैंने करेक्शन कर दी है। इक्वेशन के अंदर भी जो बाउंड्रीज है वो माइनस ए से ए ही हैं। तो मिस्टेकनली लेक्चर में ये बताया गया है कि बाउंड्रीज 0 से ए हैं, वो 0 से ए नहीं बल्कि माइनस ए से ए ही कंसीडर की जाएंगी। हाउएवर रीजन 1 ये लिया गया कि जो x लेस देन माइनस ए है, और रीजन 3 वो लिया गया जो x ग्रेटर देन ए है। तो इन दोनों रीजन में, रीजन 1 और रीजन 2 के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू जो बनती है वो है v इज इक्वल टू वी नॉट। अगर ये वैल्यू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट की जाए तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कुछ ये बन जाती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जर्नल फॉर्म होती है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ साई इज इक्वल टू एच साई। हैमिल्टोनियन होता है यहाँ पे, तो उसकी जगह अगर ये वैल्यू पुट कर दें, दैट बिकम्स e माइनस वी नॉट इंटू साई। अब इसी इक्वेशन को अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया जाए, रीअरेंज करके अगर देखा जाए, ये माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m जो लेफ्ट साइड पे है, इसको राइट साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2m इंटू ई माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर इंटू साई। अब ये जो सारा फैक्टर है इतना बड़ा, ये वाला माइनस 2m इंटू ई माइनस वी नॉट ओवर एच कट स्क्वायर, इस सारे फैक्टर को किसी एक कांस्टेंट k की और कंसीडर कर लिया गया। तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? k स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस 2m बाय एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस वी नॉट। ऐसा लिखने की वजह यह है कि ये एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जरा आसान हो जाए। जी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बन चुकी है उसके अगर जर्नल सॉल्यूशन देखे जाएं, तो रीजन 1 और रीजन 2 के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन के जर्नल सॉल्यूशन कुछ ये बनते हैं। रीजन 1 के अंदर बनेगा साई 1 ऑफ x इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स प्लस b एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव के एक्स। और इसी तरह रीजन 3 के लिए अगर देखा जाए, तो रीजन 3 के लिए साई 3 ऑफ x इज इक्वल टू c
एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स प्लस डी एक्सपोनेंशियल के एक्स। तो अगर साई वन ऑफ एक्स में देखा जाए, ये है रीजन वन। रीजन वन डेफिनेटली अगर आप बाउंड्री देखें तो बाउंड्री उसकी थी एक्स इज लेस देन माइनस ए। तो इसमें अगर x की वैल्यू अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी पुट की जाए तो साई वन ऑफ x में जो दूसरी टर्म है वो तो सस्टेन करेगी, लेकिन जो पहली टर्म है वो नॉन फिजिकल रिजल्ट देगी। तो इसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है कि जो पहली टर्म है उसको यहाँ पर हम खत्म कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, और दूसरी टर्म बाकी रहेगी। अगर पहली टर्म को भी एज सच कंसीडर किया जाए तो इससे नॉन फिजिकल रिजल्ट इस सेंस में आएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इनफिनिट बनेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेव फंक्शन का जो मॉड स्क्वायर है वो आपको एक प्रोबेबिलिटी रिजल्ट देता है। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी पार्टिकल की किसी रीजन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन वन हो। दैट्स वाई जो साई वन ऑफ एक्स है ये उसी वक्त ऑप्टिमाइज हो सकता है या पॉसिबल रिजल्ट है जब जो पहली टर्म है उसको इग्नोर कर दिया जाए और सिर्फ दूसरी टर्म कंसीडर की जाए। लाइकवाइज अब साई इसकी जो वैल्यू बन जाएगी आखिरकार, उसमें पहली टर्म को हज़फ करके उसको जीरो कंसीडर करके सिर्फ दूसरी टर्म बचेगी। सो साई वन ऑफ एक्स का रिजल्ट आ गया बी एक्सपोनेंशियल के ऑफ एक्स। लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर वन। और इसी तर्ज पे अगर साई थ्री की बात की जाए, साई थ्री क्योंकि रीजन थ्री के अंदर लाई करता है तो रीजन थ्री वो रीजन है जहां x ग्रेटर देन a है। तो इसमें अगर देखा जाए x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए अगेन इसके अंदर एक टर्म नॉन फिजिकल रिजल्ट देती है। वो टर्म कौन सी है? पहली टर्म में अगर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करें तो ये तो एक फाइनाइट रिजल्ट देता है, लेकिन दूसरी टर्म के अंदर अगर आप x की जगह पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये नॉन फिजिकल रिजल्ट देता है। दैट्स वाई साई थ्री ऑफ एक्स के अंदर जो दूसरी टर्म है वो हजफ कर देते हैं, सिर्फ इसमें पहली टर्म बाकी रहेगी। तो साई थ्री ऑफ एक्स का रिजल्ट आ जाएगा c इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स। तो इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम देते हैं ताकि लेटर ऑन इन दोनों इक्वेशंस को साई वन ऑफ एक्स जो कि रीजन वन के लिए है और साई थ्री ऑफ एक्स जो रीजन थ्री के लिए है इनको इस्तेमाल किया जा सके। अब हम बात करते हैं रीजन टू की। रीजन टू की बाउंड्री थी x ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन पॉजिटिव ए। अगर डायग्राम में देखें तो ये जो है येलो कलर से शो किया गया था। तो उस रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो जीरो बनती है, यानी कि ये ऐसा रीजन था जिसमें पार्टिकल ट्रैप हुआ है और इसके अंदर इजीली मूव कर सकता है, और उससे अगर बाहर जाना है तो फिर रीजन वन या रीजन थ्री की बात होगी। तो ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि उसको सॉल्व करके वेव फंक्शन की वैल्यू फाइंड की जा सके। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिड्यूस होके बन जाती है माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर टू एम डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर ऑफ साई टू दैट इज इक्वल टू ई इंटू साई टू। तो साई टू इस रीजन टू की मुनासबत से वेव फंक्शन को नाम दिया गया है। इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करके आप डी स्क्वेयर साई टू बाई डी एक्स स्क्वेयर सेपरेट करें तो ये बन जाएगा डी स्क्वेयर साई टू बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस टू एम ई बाई एच कट स्क्वेयर साई टू। इसमें जो माइनस टू एम ई बाई एच कट स्क्वेयर उसको नाम दे दिया गया है एल स्क्वेयर। तो एल स्क्वेयर इक्वल है टू एम ई बाई एच कट स्क्वेयर। अच्छा, फर्दर अगर देखा जाए तो ऐसा करने की रीजन क्या है, ये पिछले स्लाइड में भी आपको बताया था रीजन वन और थ्री के अंदर, ताकि ये एक सिंपल वेव इक्वेशन बन जाए, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए और इसको सॉल्व करने में आसानी रहे। तो इसका अगर सोल्यूशन लिखा जाए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा साई टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ साइन एल ऑफ एक्स एल एक्स प्लस जी कॉस एल एक्स। ये ए बी सी डी एफ एंड जी ये जो सारे कोफिशिएंट्स हैं ये कोई कांस्टेंट होते हैं,
जिनकी वैल्यूज बाउंड्री कंडीशन से इस्तेमाल करके फाइंड की जा सकती हैं। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं और फिर इक्वेशन 1, 2 और 3 को तीनों को यकजा करके इस्तेमाल करके कोई फाइनल फॉर्म बनाएंगे वेव फंक्शन की। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इस्तेमाल करके अब हम वेव फंक्शन की जर्नल फॉर्म्स तो बना चुके हैं जो कि इक्वेशन 1, 2 और 3 के अंदर है, लेकिन उनको फर्दर सॉल्व करने के लिए बाउंड्री कंडीशंस इस्तेमाल की जाएंगी। बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं? बाउंड्री कंडीशंस जो बाउंड्रीज बनी हुई हैं, एक बाउंड्री बनी हुई है x इक्वल टू -a पे और दूसरी बाउंड्री बनी हुई है x इक्वल टू पॉजिटिव a पे, तो उन पे कंडीशंस देखते हैं किस किस्म की हो सकती हैं। अब यहाँ पे जो कंडीशन इस्तेमाल की जाएगी वो ये है कि दोनों रीजन्स के अंदर जो वेव फंक्शन की वैल्यू है, मतलब कि एट बाउंड्री, नॉट इनसाइड द बाउंड्री, एट बाउंड्री, यानी कि x इक्वल टू a माइनस ए पे बात की जा रही है। अगर बात हो x ग्रेटर देन माइनस ए या x लेस देन माइनस ए पे, फिर तो डेफिनेटली वैल्यू वेव फंक्शन की डिफरेंट होगी। लेकिन x इक्वल टू माइनस ए यानी कि एट बाउंड्री उसकी बात की जाए तो उस पे वेव फंक्शन साई 1 ऑफ माइनस ए और साई 2 ऑफ माइनस ए दोनों की वैल्यूज एक बराबर होंगी। इसको कंटिन्यूटी कंडीशन का नाम दिया जाता है। तो इनके अगर डेरिवेटिव्स ले लिए जाएं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डी साई 1 ऑफ माइनस ए बाई डी एक्स एंड डी साई 2 ऑफ माइनस ए बाई डी एक्स, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। और इसी तर्ज पे अगर दूसरी बाउंड्री की बात कीजिए एट x इक्वल टू पॉजिटिव a, तो उस पे भी कुछ ऐसे ही कंडीशन सामने आएगी, यानी कि साई 2 ऑफ a इज इक्वल टू साई 3 ऑफ a, क्योंकि ये बाउंड्री है बिटवीन रीजन 2 एंड 3। दैट्स वाई यहाँ पे बात हुई है साई 2 ऑफ a और साई 3 ऑफ a की। तो इसको भी कंटिन्यूटी कंडीशन का नाम दिया जाता है। और इसी तर्ज पे जो इनके डिफरेंशियल्स हैं डी साई 2 ऑफ a बाय डी एक्स, वो इक्वल है डी साई 3 ऑफ a बाय डी एक्स। तो ये जो कंडीशंस हैं ये जब पुट की जाएंगी पिछली इक्वेशंस 1, 2 और 3 के अंदर, तो इनके जरिए वेव फंक्शन के सॉल्यूशंस सामने आएंगे। जो सॉल्यूशंस सामने आएंगे कुछ सिमेट्रिक होंगे और कुछ एंटी सिमेट्रिक होंगे। सिमेट्रिक तो वो होंगे जो कि हर रीजन में हर पॉइंट पे एक जैसा रिजल्ट देंगे, और या यूं कह लें कि जिनके अंदर टर्म्स ऐड हो रही होंगी। और एंटीसिमेट्रिक वो होंगे जो एक रीजन के अंदर डिफरेंट रिजल्ट्स रखते हैं, यानी कि जिनमें टर्म्स जो है सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी। अब इन बाउंड्री कंडीशंस को जो पिछली इक्वेशंस बना चुके हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, तो उनमें पुट करते हैं। इक्वेशन 1 रीजन 1 के लिए थी और इक्वेशन 3 रीजन 3 के लिए थी। तो पहली कंडीशन अगर हम पुट करते हैं तो पहली कंडीशन ये है कि साई 1 ऑफ x इज इक्वल टू साई 1 ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू साई 3 ऑफ माइनस ए। तो ये वैल्यूज अगर पुट कर देते हैं, यानी कि दोनों जो साई 1 और साई 3 है उनको बराबर रखें, तो उस सूरत में ये कंडीशन बन जाती है b एक्सपोनेंशियल माइनस के ए इज इक्वल टू माइनस एफ साइन एल ए। और इसी तरह से अगर दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है, दूसरी बाउंड्री कंडीशन थी डिफरेंशियल डी साई 1 ऑफ माइनस ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साई 3 ऑफ माइनस ए बाय डी एक्स। अगर वो कंडीशन यूज की जाए इक्वेशन 1 और 3 में, तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड का डिफरेंशियल और इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड का डिफरेंशियल दोनों को इक्वल पुट करें और वो डिफरेंशियल राइट साइड पे भी इसी तर्ज पे लिए जाएं, तो ये बन जाता है बी के एक्सपोनेंशियल माइनस के इज इक्वल टू माइनस एफ एल कॉज ऑफ एल ए। और इसी तरह से अगर इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर लिया जाए, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करके लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करेंगे, आप देखेंगे कुछ फैक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होके जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है लेफ्ट साइड पे, ये देखें b एक्सपोनेंशियल माइनस के इस b एक्सपोनेंशियल माइनस के ए के साथ मुकम्मल तौर पे कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर बचता है, वो है k।
और राइट साइड की बात करें, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, एफ एफ से कैंसिल हो जाएगा, और एक फैक्टर बचेगा एल जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरा यहाँ पे फैक्टर बचेगा cos एल ए बाय साइन एल ए, जो कि मिलके एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot एल ए बन जाता है। और इसी तरह से अगर दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है वो इस्तेमाल की जाए जो कि x इक्वल टू a के लिए थी, तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 2 में अगर पहली बाउंड्री कंडीशन पुट की जाए, दूसरी बाउंड्री कंडीशन पुट की जाए, तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन की जो पहली शक्ल है वो है साई 2 ऑफ पॉजिटिव a इज इक्वल टू साई 3 ऑफ पॉजिटिव a। ये वैल्यूज पुट करके इक्वेशन सामने आती है, c एक्सपोनेंशियल माइनस के इज इक्वल टू g cos एल ए। और दूसरी कंडीशन की दूसरी शक्ल जो कि है d साई 2 ऑफ पॉजिटिव a बाय dx इज इक्वल टू d साई 3 ऑफ पॉजिटिव a बाय dx, वो पुट किया जाए तो इक्वेशन 2 और 3 को इस्तेमाल करके ये बन जाता है माइनस सी के एक्सपोनेंशियल माइनस के ए इज इक्वल टू माइनस जी एल साइन एल ए। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में तकसीम किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो डिवाइड होके लेफ्ट साइड पे जो बचेगा वो के बचेगा और राइट साइड पे बचेगा एल टेन एल ए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस सामने आई हैं, इन दोनों को इस्तेमाल करके अब के की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है, ये इवन अगर जरूरत पड़े तो एल की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है। वे फंक्शन तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो वे फंक्शन के फाइंड किया है के और एल की शक्ल में। अब एनर्जी की बात करते हैं। अगर एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी के लिए जो कांस्टेंट के है, अगर आपको याद हो जब हमने रीजन 1 और 3 की बात की थी, तो रीजन 1 और 3 में डिफरेंशियल इक्वेशन में के अपीयर हुआ था, और के की एक फॉर्म थी जो कि यहाँ पे दोबारा दिखा दी गई है, k square was equal to minus 2m by h cut square into e minus v naught। इसको हमने खुद k square की इक्वल सपोज किया था, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके E की एनर्जी की वैल्यू अलग की जा सकती है। अगर इसको रीअरेंज किया जाए, रीअरेंज करके एनर्जी की वैल्यू बन जाती है E इज इक्वल टू वी नॉट माइनस एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m। अब k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू वही है जो अभी हमने कुछ सेकंड पहले फाइंड की है, जो कि बाउंड्री कंडीशंस को इस्तेमाल करके फाइंड की गई है। वो वैल्यू अगर इधर रिप्लेस कर दी जाए, जो कि वैल्यू ये आपके सामने शो कर दी गई है, सिमेट्रिक सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू थी L tan एल ए, और एंटीसिमेट्रिक सॉल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू थी k इज इक्वल टू माइनस एल कॉट एल ए। ये वैल्यूज पुट करके एनर्जी की दो वैल्यूज आ जाती हैं, और वो दो वैल्यूज क्या हैं? E इज इक्वल टू वी नॉट माइनस एच कट स्क्वायर एल स्क्वायर टेन स्क्वायर एल ए बाई 2m, और दूसरी वैल्यू बनती E इज इक्वल टू वी नॉट माइनस एच कट स्क्वायर एल स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल ए बाय 2m। तो ये एनर्जी की जो दो वैल्यूज हैं, ये किस बात का सबूत है? ये डीजेनरेसी का सबूत है। डीजेनरेसी से मुराद ये है कि ये कोई ऐसा वेव फंक्शन या ऐसी स्टेट होगी जिसमें एनर्जी की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो इसको ऐसी स्टेट को, ऐसे वेव फंक्शन को डीजेनरेट स्टेट्स का नाम दिया जाता है। तो ये जो एनर्जी की वैल्यूज आ चुकी हैं, दो वैल्यूज, इसमें एल स्क्वेयर की वैल्यू पुट की जा सकती है। एल स्क्वेयर की वैल्यू है 2m e बाय एच कट स्क्वेयर। अगर ये वैल्यूज पुट कर दी जाएं तो e की एक डिफरेंट वैल्यू सामने आएगी, तो ये दो इक्वेशंस बनेगी जिसमें रीअरेंज करके e की वैल्यू सेपरेट की जा सकती है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। अगला जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह होगा स्टेप पोटेंशियल पे, और उसके बाद एक लेक्चर होगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।